हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा एस के गुप्ता में। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। जो दवा लेते हैं मेडिसिन, उसमें जो कैप्सूल होती है उसकी बाहरी जो परत होती है वो किस चीज का बना होता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एक में है प्रोटीन, दो में है अंडे का छिलका, तीन में है सेलुलोज और चार में है स्टार्च। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल के बाहरी आवरण का परत किस चीज का बना होता है, स्टार्च का बना होता है। आइए इसके कुछ और विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। स्टार्च जो है नेचुरल रूप से पाया जाता है। कॉर्क सुबेरियन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। जो शीशे की बोतल होती है उसके जो ढक्कन पे कॉर्क जो लगाया जाता है, सुबेरियन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। पौधों की कोशिका भेदी सेलुलोज की बनी होती है। तो किस चीज की पौधे की कोशिका किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। एक में है कैथोड पर, दो में एनोड पर, तीन में कैथोड या एनोड पर, चार में है किसी भी पर नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कहाँ होता है वैद्युत अपघटन, एनोड पर। एनोड को क्या बोलते हैं, धन ध्रुव यानी प्लस वाला हिस्सा जो क्या होता है एनोड बोलते हैं। और कैथोड को क्या बोलते हैं, माइनस ऋणात्मक। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे जो भी हमारा सेल होता है, शुष्क सेल है, उसमें दो उसके पॉइंट्स होते हैं। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस को हमेशा क्या किया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है और माइनस को हमेशा काले रंग से दर्शाया जाता है। तो जो प्लस वाला चिन्ह होता है उसको बोलते हैं एनोड और जो माइनस वाला चिन्ह होता है उसको बोलते हैं कैथोड। और वहीं आप शुष्क सेल में देखिएगा तो शुष्क सेल में क्या होता है, कैथोड और एनोड। कैथोड जो है वो कार्बन की जो क्या होती है उसमें एक छड़ होती है। ठीक है, उसमें कार्बन की एक छड़ होती है जो एनोड धन ध्रुव का काम करता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कैथोड होता है। तो आइए इसके और विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। एनोड आयन हमेशा क्या होती है, धन आयन होती है। हमने आपको पहले ही बता दिया है जो प्लस वाला हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, धन आयन होता है। कैथोड आयन हमेशा ऋणात्मक होती है। जो माइनस वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, आयन। आयन किसको बोलते हैं कि जो विद्युत आवेश में जो परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर उचित विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। भारत का जो पहला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। एक में है बैकानूर से, दो में है कैप कैनोडी से, तीन में फ्रेंच गुआना से और चार में श्रीहरिकोटा से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैकानूर से। ठीक है, भारत का पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था वो कहां से छोड़ा गया था, बैकानूर से। इसका कुछ विस्तृत जानकारी देख लेते हैं हम। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग 17 मार्च 1988 को बैकानूर से छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कब छोड़ा गया था, तो 17 मार्च 1988 को छोड़ा गया था। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं इसके मुख्य पॉइंट। इसे प्रक्षेपण यान बोस्टक से छोड़ा गया था। बोस्टक कहाँ का है, रूस के है। रूस के मदद से ही भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसको छोड़ा गया था। उस यान का क्या नाम था, बोस्टक। ध्यान रखिएगा, बोस्टक। छोड़ा गया उपग्रह का नाम
IRS फर्स्ट ए था, जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था? IRS फर्स्ट ए। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, वह कौन सा एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? यानी जो कंप्यूटर है, पीसी है, उसमें कौन सा एक प्रोग्राम होता है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तर भाषा को, जो भाषा का हाई लेवल होता है, जो लैंग्वेज हाई लेवल की होती है, उसको मशीनी भाषा में बदलता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 1 में है लिंकर, 2 में है असेंबलर, 3 में है इंटरप्रेटर और 4 में है कंपाइलर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर। जो कंप्यूटर में उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदल दे उसे क्या कहेंगे? कंपाइलर कहेंगे। इसके कुछ और मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। असेंबलर प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है। ठीक है, असेंबलर प्रोग्राम में जो असेंबलर जो प्रोग्राम है उसमें अगर कोई चीज असेंबली भाषा में लिखा गया है तो उस प्रोग्राम का अनुवाद किसमें? मशीनी भाषा में कर देता है। फोरट्रान, पास्कल और लोगो, ये 3 जो है मशीनी भाषा है। कौन कौन? फोरट्रान, पास्कल और लोगो, ये तीनों क्या है? मशीनी भाषा है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 5वां प्रश्न है, अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है? क्या क्या ऑप्शन में है? CO2, SO2, SO3 और NO2। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा प्रदूषक है? तो SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान यही करता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो प्रदूषक है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? गैस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यही SO2 होता है। यह एक रंगहीन, दम घोटने वाला, गंधयुक्त हवा, यह जो क्या है? एक रंगहीन, दम घोटने वाली, गंधयुक्त और हवा से भारी तथा विषैला गैस होता है। SO2 का जो अणु है वो कोणीय होता है। सल्फर टेट्राऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO3। हमारा अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो रडार है उसका प्रयोग किया जाता है किस चीज में? देखते हैं। प्रकाश के तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को प्रवर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए, वर्षा वाले बादलों की स्थिति ज्ञात करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेडियो तरंग जो है रडार में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। इस बात को पहले ध्यान रखिएगा, न कि प्रकाश तरंग का उपयोग किया जाता है, न कि ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। इसमें रडार में रेडियो तरंग का उपयोग कर वस्तुओं की उपस्थिति और उसकी अवस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रडार का उपयोग किया जाता है। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, रडार द्वारा रेडियो तरंग की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति और दूरी का पता लगाया जाता है। यानी आसमान में कोई भी किसी भी तरह का विमान है उसकी पता लगाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है। और रडार में हमेशा रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ध्यान रखिएगा, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन। यहाँ पर हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? हमारे शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें से क्या एक ऐसा तत्व है जो नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता है? इसका ऑप्शन 1 में है तांबा, 2 में है जस्ता, 3 में है आयोडीन, 4 में है सीसा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। सीसा जो है मनुष्य के शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है और सबसे विषैला तत्व यही है। कौन सा है? सीसा ही सबसे विषैला तत्व है। हमारे शरीर में इसका किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं है, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। सबसे विषैला तत्व क्या होता है? सीसा होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। सीसा का मुख्य अयस्क क्या है? गैलेना है। जो हम सीसा प्राप्त करते हैं, सीसा बनता है, उसका जो अयस्क है जिससे सीसा बनाया जाता है उसका क्या नाम है? गैलेना नाम है। सीसा शरीर के लिए हानिकारक तत्व, ध्यान रखिएगा, सबसे हानिकारक जो है शरीर के लिए कौन सा तत्व है? तो सीसा है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। जो स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उनके शरीर में क्या हो जाता है? कैल्शियम और आयरन जो तत्व है, दो तत्व, इनकी क्या होती है? उनके शरीर के अंदर कमी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम और आयरन। तो देखिएगा, डॉक्टर हमेशा जो स्त्री जाती है डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए अधिकतर क्या करते हैं? कैल्शियम और आयरन की गोली देते हैं, गोलियां देते हैं खाने के लिए, और उनको कैल्शियम और आयरन वाले फूड जैसे सेब हो गया, मूली हो गया, दूध पीने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जिससे उनके शरीर को कैल्शियम और आयरन क्या हो? प्राप्त हो। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के को पता लगाने के लिए किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में शरीर में यदि कहीं भी क्लॉट बन जाए, खून का थक्का बन जाए, तो डॉक्टर रेडियो के किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं उसको पता लगाने के लिए। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, I-131 और सोडियम 24। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है शरीर में खून की थक्का का पता लगाने के लिए। शरीर में कहीं भी क्लॉट बन जाए, खून का थक्का बन जाए, उसको पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। रेडान एक क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। सबसे रेडियो सक्रिय तत्व क्या हो जाएगा? तो रेडान हो जाएगा। रेडान का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग का पता लगाने के लिए किया। देखिएगा, इस पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैंसर रोग के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेडॉन, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कुछ समस्थानिक कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है, इसे रेडियो समस्थानिक कहते हैं। बहुत सारे तो नेचुरल रूप में पाए जाते हैं और कुछ को मनुष्य ने साइंस द्वारा डेवलप किया है। तो जो बनाया गया है रेडियो समस्थानिक उसको क्या कहते हैं? रेडियो समस्थानिक कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किस रोग के रोकथाम हेतु दिया जाता है? तो शिशु जन्म लेते हैं तो उनको 0 से लेकर 24 घंटे के अंतर एक टीका दिया जाता है जिसको ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं। वो किन किन बीमारियों के रोकथाम के लिए होता है? तो आइए देखते हैं। एक में है कुकुर खांसी, टेटनस और खसरा। 2 में है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। 3 में है टिटनस, डिप्थीरिया और खसरा। 4 में है टिटनस, डिप्थीरिया और चेचक। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। इसी का टीका जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल एंटीजन, जो 0 से लेके 24 घंटे तक बच्चों को दिया जाता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनको 0 से लेके 24 घंटे के बीच ये टीका देना अति आवश्यक होता है, जो उनको इन बीमारियों से जब तक वो जीते हैं रक्षा करता है। कौन कौन से बीमारी? कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कहाँ बीमारी होती है?
तो गला में होती है। और टिटनस क्या है कि जैसे कट जाता है उसमें जीवाणु वायरस आ जाते हैं तो उससे टिटनस होता है, इसे लैक्लॉज बीमारी भी कहते हैं। और कुकुर खांसी एक प्रकार की जो खांसी है, जो बच्चे बार बार खांसते खांसते क्या है ब्लड भी आ जाता है तो उसको बोलते हैं कुकुर खांसी। इन तीनों के रक्षा के लिए कौन सा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। कुछ इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। काली खांसी रोग हीमोफिस परट्यूटिस नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी का रोग हीमोफिस परट्यूटिस नामक किससे जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इन तीनों रोगों के बचाव हेतु डीपीटी का टीका दिया जाता है। ट्रिपल एंटीजन का एक अलग नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी। ठीक है, डीपीटी का टीका दिया जाता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तपेदिक यानी टीबी रोग का कारण क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। किस बैक्टीरिया से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। डिप्थीरिया रोग का कारण कोरोनी बैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। जो गला की बीमारी है डिप्थीरिया, वो किस बैक्टीरिया से होता है, तो कोरोनी बैक्टीरियम से होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ देखिएगा एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो उनके पीठ पे क्या होती है, बंधी होती है। उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी होती है, जो सांस लेने के लिए समुद्र के अंदर साथ में लेकर जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एक में है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण, दो में है हीलियम और नाइट्रोजन का मिश्रण, तीन में है ऑक्सीजन एसिटिलीन का मिश्रण, और चार में है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन देने में इसका उपयोग किया जाता है। जो कृत्रिम ऑक्सीजन बाहर में किसी जैसे कोई मरीज है उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, उसमें क्या होता है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तरल अवस्था का प्रयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। जितने भी हम रॉकेट छोड़ते हैं आकाश आसमान में, जो सारे उपग्रह लेकर जाते हैं, तो उसमें जो ईंधन होता है वो किस चीज का होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म को उपयोग किया जाता है। इसमें रॉकेट में जो लेकर आसमान में उपग्रह को, सैटेलाइट को लेकर जाता है उसमें। अगला पॉइंट देखते हैं, सोनार का उपयोग। सोनार किसमें लगा रहता है, जो सबमरीन है या पानी का शिप जो जहाज है उसमें सोनार लगा होता है। उनके जहाज के नीचे, उनके जो निचले हिस्से में होता है, तो उसमें सोनार लगा होता है। वो क्या करता है, समुद्र के अंदर वस्तुओं का संकेत यानी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए किया, तो एक प्रकार का क्या करता है, वेव साउंड छोड़ता है। ठीक है, वो क्या करता है, वस्तु से टकराकर वापस आता है और सोनार जो गोल्ड की प्लेट होती है उस पर टकराता है, तो उससे क्या करते हैं, उस साउंड को एब्जॉर्ब करता है, यानी बतलाता है, ऊपर सिग्नल देता है, तो उससे पता लगाता है कि वस्तु की दूरी कितनी है। यानी कैसे पता होता है कि जो वेव छोड़ी गई है वो टकरा कर और कितनी स्पीड से पुनः वापस आई है, उसकी स्पीड के मतलब जांच करके वस्तु की स्थिति का क्या किया जाता है, पता लगाया। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में, लुई पाश्चर, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, लुई पाश्चर ने क्या किया था, दूध का पाश्चुकरण किया था। और अरस्तु ने क्या किया था, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था, आवर्त सारणी का नियम दिया था। जो केमिस्ट्री में आप आवर्त सारणी देखते हैं, आवर्त चार्ट देखते हैं, उसका जो है आविष्कार किसने किया था,
तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। ठीक है, आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लेते हैं। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? डार्विनवाद भी कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इन्हीं के नाम पर क्या है इनका, डार्विनवाद भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? डार्विनवाद भी कहते हैं, डार्विनवाद। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डू ब्रिज ने दिया था। ध्यान रखिएगा, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था और उत्परिवर्तन पूछेगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। अगला देखते हैं बिंदु, मुख्य बिंदु क्या है? लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। लुई पाश्चर ने दूध का पाश्चरीकरण भी किया था और रेबीज के टीका का भी खोज किया था। ध्यान रखिएगा, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका किसको दिया जाता है? जिसको कुत्ता अगर काट ले, किसी भी प्रकार का कुत्ता हो अगर काट लेता है मनुष्य को, तो रेबीज का टीका उसको देना अत्यंत आवश्यक होता है, वरना कुत्ते की बहुत सारी लक्षण उसके अंदर क्या है, आ जाती है। इसीलिए रेबीज का उसको टीका दिया जाता है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग में सूजन आ जाता है तथा गुलाबी रंग का हो जाता है? हमारा आंख जो है उसमें देखते हैं कभी कभार सभी की आंखों में धूल चला जाता है तो हमारा आंख क्या होता है, सूज जाता है, उसमें सूजन स्वेलिंग आ जाती है और आंख गुलाबी रंग का हो जाता है। तो कौन सा आंख का भाग होता है? देखते हैं क्या का ऑप्शन है, कर्निया, रक्तपटल, नेत्र श्लेष्मा और दृढ़ पटल। सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, नेत्र श्लेष्मा उसको बोलते हैं, जो कि धूल कण जाने से क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और एक किस रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। नेत्रदान में आंख का कर्निया दान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मानवता के लिए, मानवतावाद के लिए क्या करते हैं, अपने शरीर का अंग दान करते हैं। कैसे होता है, तो पहले एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमारे मर जाने के बाद हमारे शरीर का जो भी उनको इच्छा हो देने से, कोई आंख दान करता है, कोई अपना हार्ट दान करता है, कोई लीवर दान करता है, कोई किडनी दान करता है, कोई अपना यकृत दान करता है, कोई अपना ब्रेन दान करता है। मतलब जो भी उनके अंग स्वस्थ है, हेल्दी है, वो डॉक्टर से अपना चेकअप करा के और एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि मेरा यह शरीर का अंग निकाल लिया जाए। अगर किसी मनुष्य को जरूरत हो तो उनको क्या किया जाए, लगाया जाए, ट्रांसप्लांट उनको बदल दिया जाए, वो दान कर देते हैं। तो उनके मरने के 4 घंटे के अंदर डॉक्टर सर्जरी करके उस अंग को काट कर निकाल लेते हैं, उसको सुरक्षित सही जगह फ्रीज कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। आइरिस के पीछे एक छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। देखिए जो आइरिस है हमारे आंख में, देखिएगा ध्यान से, शीशे में एक छिद्र, होल दिखाई देता है। ठीक है, ब्लैक रंग की एक होल दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं या नेत्र तारा बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कर्निया का पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। हमारा जो आंख में एक क्या है, झिल्ली बना हुआ है जिसके अंदर एक रंगीन और क्या है, पूरा पारदर्शी, मतलब आर पार दिखाई देने वाला एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग आंख होता है जो कैमरे के भांति कार्य करता है। देखिए मनुष्य की आंख और मानव यानी साइंस द्वारा साइंस के मदद से बनाया गया एक वस्तु है कैमरा, जो दोनों लगभग अपने आप में क्या है, समान है, सिमिलर है। आंख और कैमरा दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। देखिएगा आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सूर्य निकलने से पहले क्या होता है, इस आपको आभास होता है कि सूर्य निकल गया, जबकि सूर्य उस समय अभी निकला नहीं होता है, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि सूर्य निकल गया। वो किस कारण से, यह जो प्राकृतिक घटना है किस कारण से होती है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय प्रक्षेपण,
वायुमंडलीय विवर्तन और अवमंडलीय अपवर्तन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या है कि सूर्योदय से पहले हमें सूर्य निकलता हुआ क्या होता है, आभास होता है, प्रवर्तित होता है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। जो प्रकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। ठीक है, देखिएगा डॉक्टर जो है एक एंडोस्कोपी यानी शरीर के अंदर के जो भी अंग है, आंतरिक अंग, उसको देखने के लिए एंडोस्कोपी जो है परीक्षण करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला एंडोस्कोपी किस विधि पर कार्य करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और प्रकाश तंतु के प्रकाश भी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर भी काम करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त राज्य का अंग नहीं है। ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है यूएन का हिस्सा नहीं है, यूएन का भाग नहीं है। कृषि एवं खाद्य संगठन। ठीक है, कृषि एवं खाद्य संगठन। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से इसके 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, यूएन के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें कौन कौन से, चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। इन पांचों के पास वीटो की पावर है, शक्ति है। यानी कहने का मतलब कि पूरे विश्व के लिए कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाता है, उसमें इन पांचों सदस्यों की सहमति चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक सदस्य यदि कहा जाता है ना, तो वो जो है पारित नहीं होता है, कानून रद्द हो जाता है। तो इसीलिए इनमें से पांचों की सहमति जरूरी है। इनमें पांचों को अपने पास वीटो पावर होती है। इन पांचों की सहमति अनिवार्य ही है। अगर इनमें से कोई भी एक सदस्य अनुपस्थित होता है या उसका जवाब ना में होता है, तो वह रूल और कानून उसी समय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पास नहीं होगा यूएनओ में। ठीक है, आइए अगला पॉइंट्स देखते हैं। एफएओ की स्थापना, ठीक है, 16 अप्रैल 1945 को हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात का। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट यानी ओआईसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 1 में है दुबई, 2 में है जडेजा, 3 में है इस्लामाबाद और 4 में है अंकारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जडेजा। ठीक है, जडेजा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट यानी ओआईसी का क्या है, मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने है। ईईसी का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी है। ओएएस का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत इनमें से सदस्य देश नहीं है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। देशों का राष्ट्र कुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, 2 में है सार्क, 3 में है नाम और 4 में है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का क्या है,
सदस्य नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो ये 3 है, नाम, सार्क और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये तीनों का सदस्य देश भारत है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1930 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल जो है ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया एक क्या कहिएगा संगठन है, जिसमें भारत भी शामिल है, और यह 1930 में बनाया गया था। इसमें वही देश शामिल है जो मानकर चलिए लगभग ब्रिटेन का उपनिवेश रहे थे, वही इसमें शामिल है। ठीक है। नाम की स्थापना 1961 में हुआ था। जो नाम एक संगठन है NAM, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना जिसका मुख्य देश कौन सा है? भारत है। और सार्क के जो भी देश है कौन है? भारत का पड़ोसी ही देश है, वो सार्क में शामिल है। भारत मार्च 1934 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण किया था। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? 1934 में बना था। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसरो, ISRO, इसरो का पूरा नाम क्या है? देखते हैं क्या ऑप्शन में है। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। ठीक है, यह भारत की अंतरिक्ष विभाग का क्या है? संस्था है। हमारा जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है इसी संस्था के द्वारा होता है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सभी देशों के अंतरिक्ष जो भी एजेंसी है उनका अपना अपना नाम है। जैसे अमेरिका का क्या नाम है? नासा, उसका अंतरिक्ष एजेंसी के नाम क्या है? नासा। और भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को था, यानी 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना। इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और इसरो की स्थापना किसने किया था? तो विक्रम साराभाई ने किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारत के एक महत्वपूर्ण स्पेस वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने इसका क्या किया था? स्थापना किया था 1969 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसरो कहेगा तो 1969 और अंतरिक्ष विभाग कहेगा तो 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष आयोग 1972। देखिएगा यहाँ पे 3 प्रकार का क्वेश्चन हो जाता है। इसरो की स्थापना 1969, अंतरिक्ष विभाग 1972 और अंतरिक्ष आयोग उसका भी कब हुआ था? 1972 में, 1972 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी इंटरनेशनल फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु और देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व सहनशीलता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत के पहल पर ही शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत के पहल पर ही यूएनओ द्वारा शुरू किया गया था। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने सर्वप्रथम हॉकी खेल में भाग कब लिया था? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। 1924 पेरिस ओलंपिक, 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक और 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था।
ध्यान रखिएगा इस चीज पे। कब? 1928 की ओलंपिक में जो है भारत ने हॉकी खेल में सर्वप्रथम हिस्सा लिया था। किस चीज में? तो हॉकी में। ठीक है, हॉकी। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं क्या क्या है। भारत 1928 से 1956 तक लगातार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए कितने बहुत भारत के लिए गर्व की बात है कि 1928 में हिस्सा ही लिया, ओलंपिक में शामिल हुआ हॉकी में खेल में, और 1956 तक उसका वर्चस्व रहा हॉकी में। ये लगातार स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, भारत के बहुत गर्व की बात है। आइए अगला मुख्य बिंदु देखते हैं। अंतिम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत जीता था। ध्यान से रखिएगा इस चीज को। अंतिम बार जो है कब स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ठीक है, 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत रत्न ने अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। वैसे तो देखा जाए इसको, ये केवल माना गया है, ऐसे कहीं पे लिखित और ऑथेंटिक नहीं है, कहीं लिखित रूप पे नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगर आप आरटीआई लगाकर देखते हैं तो उसमें इसका जवाब मेरे ख्याल से शायद नहीं ही आना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र में यानी लेखन क्षेत्र, जो साहित्य पुस्तक होती है, पुस्तक जो नोबेल होता है उसमें दिया जाता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पुलित्जर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न और ज्ञानपीठ पुरस्कार। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर 4। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में भारत के द्वारा दिया जाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा साहित्य यानी नोबेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1970 में हुआ था, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार का शुरुआत 1970 में हुआ था और इसे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है वो भारत रत्न है, इसमें से बड़ा कोई पुरस्कार भारत में नहीं होता है, और इसकी शुरुआत 1954 में होता है। इसमें जो है एक मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं दी जाती है, और इसका जो मेडल होता है वो पीपल के पत्ते की आकार के होता है, उस पर सत्य में जयते लिखा होता है। ठीक है, और वही पुरस्कार जो है भारत रत्न दिया जाता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, आइए अगला मुख्य बिंदु को देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुआ था? 1958 में हुआ था। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी पुरस्कार। स्पोर्ट के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे जनरल यानी कैटेगरी में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न। उसी तरह स्पोर्ट खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या हो जाता है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य यानी मिलिट्री क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या हो गया? परमवीर चक्र हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना 1190-92 के बीच अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ध्यान रखिएगा, चिश्ती जो एक संप्रदाय था उसका स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में 1190-92 के दशक में इन्होंने किया था। सूफी संप्रदाय को सिलसिले कहा जाता है। जो सूफी संप्रदाय है उसको क्या कहा जाता है? सिलसिले कहा जाता है।
सूफी संत के गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूफी संत के गुरु को क्या कहा जाता है? पीर। और उनके शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। देखते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। सूफी के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानका या मठ कहा जाता है। ठीक है, सूफी के जो निवास स्थान को क्या कहता है? खानका या मठ कहा गया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का क्या था? सुल्तान भी रहा था। उसका जो गुरु कौन थे? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का संबंध गयासुद्दीन तुगलक से खराब था। गयासुद्दीन तुगलक भी भारत का क्या था? सुल्तान था। तो उसका जो संबंध है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से क्या था? अच्छा नहीं था, खराब था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कहेगा कुंडनकुलम, तारापुर और डी में उपयुक्त में से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी है। जो तीनों के तीनों है ये परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, ये तीनों क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है जो भारत में स्थित है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। कहेगा कहाँ है परमाणु रिएक्टर? तो कर्नाटक में है। कुंडलकुलम परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर, महाराष्ट्र में है। प्रथम परमाणु जो है रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया था? तो शिकागो के विश्वविद्यालय में एर्निको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है शिकागो के विश्वविद्यालय में एर्निको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? यानी बिहार में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलक माझी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। सही जवाब का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सबसे पहले इनमें से पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। पटना विश्वविद्यालय। आइए इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पटना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछता भी है लगभग सारे एग्जाम में। एक आध क्वेश्चन यह ही जाता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम 1857 में कोलकाता, बम्बे, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारत में जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की शुरुआत हुई थी वो अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1857 में एक ही बार में 3 जगह पे हुआ था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1857 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 जगह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बना था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सी संस्था है? क्या क्या ऑप्शन है? विश्व बैंक, बिहार राज्य वित्त निगम, नाबार्ड और SBI। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर बिहार सरकार यानी बिहार राज्य को किसी प्रकार का वित्त चाहिए, सहायता हेतु राशि चाहिए, तो बिहार राज्य वित्त निगम देता है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में स्थित राज्य भवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? यानी यह जो भवन है, भवन कौन सी शैली में बना हुआ है, वो चीज को हम देखते हैं। 1 में हिंद इस्लामी शैली, 2 में है डच शैली, 3 में है गोथिक शैली और 4 में यूरोपियन पुनर्जागरण कला की शैली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपियन पुनर्जागरण काल की जो शैली में बना हुआ है। ठीक है, पटना में जो राजभवन है, मुख्य सचिवालय है और उच्च न्यायालय, ये तीनों इसी शैली के बने हुए हैं।
ठीक, कौन सी शैली? यूरोपियन पुनर्जागरण कला की शैली। इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय के पुराने भवन गौथिक शैली की बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, पटना का जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण 1917 में हुआ था, वह जो है गौथिक शैली का बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस में योगदान नहीं करता है? ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ओजोन यानी O3, मीथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। यह सबसे बड़ा वायु को प्रदूषित करने वाला गैस है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी ये 3 जो है आपको ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ओजोन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। SO2 अम्लीय वर्षा का कारण है। देखिएगा, कभी कभी बारिश में अम्ल की वर्षा हो जाती है जिससे हमारे शरीर पे पड़ता है तो फोड़े, फुफले या शरीर का रंग काला हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। ग्रीन गैस का सर्वप्रमुख कारण CO2 है। ठीक है, ग्रीन गैस का मुख्य कारण क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जैसे हम CO2 गैस निकलता है, इसका मुख्य कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन पता है आपको क्या क्या है? पेट्रोल हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, डीजल हो जाएगा और केरोसिन हो जाएगा। ये सारे क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। मीथेन गैस धान के खेत से भी निकलता है। ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस धान के खेत से भी निकलता है। और कभी कभी आप लगभग सबने देखा ही होगा कि धान जो है, धान निकालने के बाद उसके जो डंठल बच जाते हैं उसको क्या किया जाता है? पशुओं को चारा के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसको क्या करते हैं किसान? एक जगह पे इकट्ठा रख देते हैं। और बरसात के मौसम जब बीत जाती है, ठंड का मौसम जब शुरू होता है, सूर्य निकलती है, तो देखिएगा उसमें से एक भाप निकलता है, भाप की तरह निकलती है। वो भाप मीथेन गैस ही होता है। तो उसको पुआल भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको पुआल भी बोलते हैं। तो उसमें से क्या है? मीथेन गैस भी निकलता है। और जो पशु गोबर करते हैं, उस गोबर को इकट्ठा कर दिया जाता है। गोबर कुछ पुराना हो जाता है तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलता है। उसको अगर आपको जांचना है तो क्या करिए कि उसके अंदर एक पाइप लगा के होल कर दीजिए, उस पर माचिस के तीली लगाइए तो देखिएगा थोड़ी देर के लिए माचिस की तीली जलती रहेगी। तो गोबर से में से भी क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। और गोबर से भी पता है आपको, गोबर के पावर प्लांट बना के उससे मीथेन गैस निकाल के बहुत राज्यों में क्या किया गया था पहले, ये आपको खाना पकाने के लिए उपयोग गैस किया जाता है, जो कि बहुत एक अच्छा तरह से अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और जितने सारे पशुओं के गोबर है उसका यूटिलाइज उपयोग भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए और आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। इको मार्क का संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, हॉलमार्क का संबंध आभूषण की गुणवत्ता से है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ISI की स्थापना 1947 में हुआ था। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माइंड मास्टर्स पुस्तक के लेखक, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नमिता अरोरा, अनार अली, N चंद्रशेखरन और विश्वनाथन आनंद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कहाँ के हैं? तो भारत के ही हैं। और किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, माइंड मास्टर्स। ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु और है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक LK आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। डाउटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक बेनजीर भुट्टो हैं। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा दो पुस्तक है, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला पहला अरब देश। जो G20 शिखर सम्मेलन एक वैश्विक स्तर पर होता है, तो इसका जो है अरब देश में पहली बार मेजबानी किसने किया था। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। इराक, कतर, सऊदी अरब और यमन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अरब देशों में पहला देश जो है सऊदी अरब G20 का मेजबानी करेगा। ठीक है, किया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। G20 में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितने हैं? 20 से 20। कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिणी कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, USA, अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ जब भारत में हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था, और IU। ठीक है, तो कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अगले मुख्य बिंदु को देखते हैं। G20 2024 का सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ठीक है, और 2023 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। जिस देश में G20 सम्मेलन होता है उसी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? G20 का भी अध्यक्ष होता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान की टीम द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है? देखते हैं क्या क्या है। IIT हैदराबाद, IIT BHU, IIT मद्रास और IIT बॉम्बे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद के द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। भारत का पहला IIT संस्थान IIT खड़गपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1951 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस बिंदु को। अगला मुख्य बिंदु है, भारत में कुल अभी कितने हैं? 23 IIT संस्था कार्यरत में है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? क्या क्या ऑप्शन है? बांग्लादेश, चीन, रूस और अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अमेरिका। भारत और अमेरिका के द्वारा हैंड इन हैंड क्या होता है? एक संयुक्त अभ्यास होता है भारतीय सेना और चीनी सेना के द्वारा। ठीक है, प्रतिवर्ष। कुछ और मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन का जो है वायु युद्ध अभ्यास है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट भारतीय सेना और मंगोलीय सेना के बीच का युद्ध अभ्यास है। कुबेरियन भारत और मालदीव के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड अभी आपको बता ही दिया, भारत और चीन के बीच होता है। जिमेक्स भारत और जापान के सेना के बीच होती है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पुस्तक है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक योगेंद्र सिंह, SC दुबे, मनमोहन सिंह और चेतन भगत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मनमोहन सिंह। भारत के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर
मनमोहन सिंह के द्वारा यह पुस्तक चेंजिंग इंडिया लिखा गया है। भारत के पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थित है? देखते हैं क्या क्या जवाब है इसका। दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और बंगलुरु। सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कहाँ पे? बंगलुरु में स्थित है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, बंगलुरु में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य और बिंदु है। रेल शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। चीनी शोध संस्थान कानपुर, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, यूएसए मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखते हैं क्या क्या इसका ऑप्शन है। रिचर्ड पावे, मैरी जॉर्डन, रेबेका माइका और टॉमी आरिज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? मैरी जॉर्डन। ठीक है, मैरी जॉर्डन। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति यानी शिव की एक प्रतिमा प्राप्त मोहर जो प्राप्त हुई है उस पे किस पशु का अंकन नहीं है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हिरण, गेंडा, हाथी, शेर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उस पे शेर का जो है चित्र नहीं बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। और बाकी इन 3 जानवर के उस पे 3 पशुओं का चित्र बना हुआ है। ठीक है, इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी के क्या है? कांस्य की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ से? सिंधु किनारे की पनपी थी, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहाँ पनपी थी? तो सिंधु नदी के किनारे। ये भी चीज का ध्यान रखिए कि विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई सभी वो नदी के किनारे, नदी के तट पर ही बसी, क्योंकि नदी जो क्या है कि उनके लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। ठीक है, पीने के पानी के लिए भी, पशुओं के पीने के लिए पानी और यातायात का मुख्य साधन भी होता था। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी का बना हल बनमाली से मिला हुआ था। जो मिट्टी का एक हल मिला हुआ था वो कहाँ से मिला हुआ था? बनमाली से मिला हुआ था। सिंधु वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यानी मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो मिठास यानी किसी भी चीज को मीठा करने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। अगला मुख्य बिंदु है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ थी। इसी के साथ आज का हमारा जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ वीडियो समाप्त होता है। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।